कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 7 गुरुत्वाकर्षण। इसमें आज हम 2 अंकों के प्रश्नों की बात करेंगे। इस विषय के सारे जो वीडियो हैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में सारी मिल जाएंगी, उसको आप देखिए और इससे तैयारी करिए। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। 2 अंक के प्रश्नों में 1 अंक के प्रश्नों का वीडियो बन चुका है, उसको आप देखते रहिएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है क्योंकि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो पहले आपको यही जान लेना है कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना है, 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। और जो गैसों का औसत वेग होता है, सारी गैसें मिल करके जो वेग से चलती हैं, उनका मान होता है 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ औसत वेग ज़्यादा है और पलायन वेग क्या है, कम है। तो ये जो गैसें हैं वो पलायन कर जाती हैं चंद्रमा से, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। तो आपको सिर्फ यही लिखना है क्योंकि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, गैसों की औसत वेग 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम है। ये मान याद रख के आप अपने हिसाब से इसको शब्द को बना सकते हैं। अगला प्रश्न दूसरा है, किसी ग्रह की पार्किंग कक्षा क्या कहलाती है। तो जिस कक्षा में भूस्थायी उपग्रह परिक्रमा करते हैं उसे भूस्थायी कक्षा या पार्किंग कक्षा कहते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के बाहर कोई ग्रह इसका चक्कर लगाता है, तो जिस कक्षा में ये चक्कर लगाएगा ये उपग्रह, भूस्थायी उपग्रह, उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्किंग कक्षा। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहते हैं, इसका मान और इसका विमीय सूत्र लिखिए। तो चलिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक समझते हैं। तो यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का आंशिक मान गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। इसकी परिभाषा आप गुरुत्वाकर्षण के सूत्र से दे सकते हैं। F बराबर क्या होता है, G, और यहाँ m1 m2 अपॉन क्या हो गया, r²। तो यहाँ पर ये समझना है कि ये द्रव्यमान कितने हों, 1 किलोग्राम के। तो यदि 2 पिंडों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो और उनकी दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण ही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। अब इसका SI मात्रक निकालना है तो SI मात्रक भी इससे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख लिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और ये दूरी का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। इधर पक्षांतर कर देंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं सूत्र ही लिख देता हूँ। जो G का सूत्र बनेगा गुरुत्वाकर्षण सूत्र से बनेगा, तो ये बनेगा Fr² और अपान में हो जाएगा m1 m2। इस तरह से तो F का कितना हो गया, न्यूटन, दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर इसका हो गया क्या, किलोग्राम, और इसका भी क्या हो गया, किलोग्राम। तो किलोग्राम जुड़ के हो जाएंगे किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसके बाद इसका जो मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अब आप बात करते हैं पलायन चाल या पलायन वेग किसे कहते हैं। पृथ्वी एवं चंद्रमा के लिए इसका मान लिखना है। तो चलिए पलायन वेग को समझते हैं। हेडिंग है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को प्रक्षेपित करने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और कभी वापस नहीं आती है, उसे हम क्या कहते हैं, पलायन वेग। तो मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से कोई वस्तु को हम फेंक दें, प्रक्षेपित कर दें, तो यह इसके गुरुत्वीय क्षेत्र को, गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र को पार करके चली जाती है और वापस लौट करके नहीं आती है, तो इसे ही पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी के सतह के निकट इसका मान, जो पलायन वेग का एस्केप वेलोसिटी का मान होता है, वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और चंद्रमा पर जो पलायन वेग का मान होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, या 2.3 भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का क्या कारण है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है और नेट बल शून्य होता है, जिससे गुरुत्व बल का प्रभाव भी शून्य हो जाता है। तो कोई भी जो उपग्रह है यदि पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उसमें हमको भारहीनता का अनुभव होता है, क्योंकि वहाँ पर जो अभिकेंद्र बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाता है।
तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव शून्य हो जाता है, इसलिए हमको भारहीनता का अनुभव होता है। छठवां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से अलग अलग ऊंचाइयों पर दो उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, किस उपग्रह का परिक्रमा काल अधिक होगा और क्यों होगा? तो सबसे पहले उपग्रह की परिक्रमण काल का सूत्र आपसे बनना चाहिए। ये होता है T बराबर 2 r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन GM, ये अंडर रूट में है। तो यहाँ पर हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये ऊपर ऊंचाई है, इसका मतलब ये है जिसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी उसका आवर्त काल भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से समझ लीजिए। अलग अलग ऊंचाइयों पर दो उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, किसका परिक्रमण काल अधिक होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, जो परिक्रमण काल होता है ऊंचाई का वो सीधा संबंध है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे परिक्रमा काल बढ़ेगा। तो जो ज़्यादा ऊंचाई पर उपग्रह उड़ रहा होगा या घूम रहा होगा उसका परिक्रमण काल अधिक होगा। 7वां प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो चलिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग हो गई। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उस बिंदु के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये पृथ्वी का पूरा गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया और यहाँ पर ये कोई बिंदु है, तो इस पर जितना बल लगता है एकांक द्रव्यमान पर, तो उसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो पहले इसका नाम ले लेते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र के, फिर इसका नाम ले लेते हैं। किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका सूत्र ये होता है I बराबर F/m। तो यहाँ इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। F का मात्रक न्यूटन और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो न्यूटन प्रति किलोग्राम। इस तरह से इसका आंसर होगा। अब 8वां प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, अनंत पर इसका मान कितना होता है? तो किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। इसको भी समझ लेते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है, इसके बाहर अनंत कहलाता है। यहाँ कोई द्रव्यमान का पिंड है, यदि हम इसको किसी बिंदु तक इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में लाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर इसका नाम ले सकते हैं कि ये हो गया अनंत से किसी द्रव्यमान को, एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसका 9वां प्रश्न है, उपग्रह का कक्षीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो चलिए कक्षीय वेग या कक्षीय चाल उसको समझते हैं क्या है। उपग्रह का वह क्षैतिज वेग जिस पर कोई पिंड पृथ्वी के परितः किसी कक्षा में चक्कर लगाता है उपग्रह का कक्षीय वेग कहलाता है। यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी में यहाँ पर यदि कोई उपग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है और इसकी चाल मान लीजिए 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो ये जो निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है यही इसका क्या कहलाया, कक्षीय वेग। तो यह एक क्षैतिज वेग होता है जिससे कोई भी पिंड जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे क्या कहा जाता है, कक्षीय वेग। इसका जो सूत्र होता है ये VO ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। ये होता है √GM अपॉन R प्लस H। तो इस तरह से यहाँ पर इसका कक्षीय वेग का सूत्र होता है, पृथ्वी की सतह के निकट VO बराबर √GR, ये इसका सूत्र होता है, जहाँ पर G गुरुत्वीय त्वरण है और R पृथ्वी की त्रिज्या है। अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह के परिक्रमण काल से क्या आशय है, इसकी दूरी के साथ संबंध लिखिए। तो देखते हैं उपग्रह का आवर्त काल। तो उपग्रह द्वारा किसी ग्रह का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय उपग्रह का आवर्त काल कहलाता है। मान लीजिए पृथ्वी है, इसके चारों ओर कोई ग्रह चक्कर लगाता है, तो यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचता है एक चक्कर कहला गया। तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय उपग्रह का आवर्त काल कहलाता है। और इसका सूत्र जो होता है T बराबर 2 √R प्लस H होल क्यूब अपॉन GM, इस तरह का सूत्र होता है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का आवर्त काल पृथ्वी की सतह से दूरी के साथ बढ़ता है। जैसे यहाँ पर R प्लस H का मान बढ़ते जाएगा तो T का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
अगला 11वां प्रश्न देखते हैं, भारहीनता किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखिए। तो जब किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है तो इस दशा को भारहीनता कहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए जब हम जाते हैं और हमारा जो भार होता है, भार का सूत्र होता है mg, और जब g का मान शून्य हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाए तो w का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो जब कभी गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, भारहीनता कहते हैं। ये कब कब हो सकता है, पृथ्वी के केंद्र पर भारहीनता होती है, अंतरिक्ष में उदासीन बिंदु पर होती है। उदासीन बिंदु वह होता है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य हो जाता है। लिफ्ट की स्वतंत्र गति में होता है, यदि लिफ्ट में हम हैं और वो इस तरह से गिरता आता हो तो वह स्वतंत्र गति करता हो तो उसमें जी का मान शून्य होता है, और उपग्रह पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के निकट किसी पिंड की कक्षीय चाल 8.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसकी पलायन चाल कितनी होगी। तो देखिए पलायन चाल का जो सूत्र होता है VE बराबर VO√2 है। तो VE का मतलब पलायन चाल और ये हो गया कक्षीय चाल, तो कक्षीय चाल का मान 8.4 दिया है और √2 का मान 1.414 होता है। इसका गुणा कर देंगे तो 11.8 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका क्या हो जाएगा, पलायन चाल हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां है, किसी उपग्रह की बंधन ऊर्जा से क्या आशय है, इसका सूत्र लिखिए। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी उपग्रह को देने पर वह अपनी कक्षा छोड़कर गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन कर जाए तो उस ऊर्जा को उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर बंधन ऊर्जा का सूत्र जो होता है E बराबर -GMM अपॉन क्या होता है 2R। तो सीधे सीधे वह ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा यदि उपग्रह को मिल जाए तो वह गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़ करके और पलायन कर जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उपग्रह की बंधन ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति संबंधी कक्षा का दूसरा नियम क्या है। तो चलिए कक्षा का नियम या कक्षा का नियम क्या है उसको समझते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं जिसके एक नाभि पर सूर्य स्थित होता है, इसे हम कक्षा का नियम कहते हैं। केपलर का द्वितीय नियम भी कहलाता है। ये केपलर का प्रथम नियम है। इसके बाद 15वां प्रश्न देखते हैं, केपलर का द्वितीय नियम या क्षेत्रफल का नियम लिखिए, यह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो ये देखिए केपलर का द्वितीय नियम है या क्षेत्रफल का नियम क्या है, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसकी व्याख्या जब 3 अंकों के प्रश्नों को देखेंगे तो उसमें हम समझ लेंगे। अब 16वां प्रश्न है, ग्रहों की गति संबंधी आवर्तकाल का नियम लिखिए। तो चलिए इसमें देखते हैं आवर्तकाल का नियम। किसी ग्रह का आवर्तकाल का वर्ग ग्रह और ग्रह के बीच दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलिए इसको सूत्र में ऐसा लिख देते हैं। तो ये हुआ t² समानुपाती r³। तो t² का मतलब हो गया किसी ग्रह का आवर्तकाल का वर्ग, और यहाँ पर r³ है तो r का मतलब है सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली माध्य दूरी या औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। इस तरह सूत्र से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। फिर 17वां प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर ही होता है, बस यहाँ द्रव्यमान एकांक होता है। तो यहाँ पर भी लिखते हैं गुरुत्वीय विभव को, तो ये W/m हो गया। तो W का मतलब कार्य है, और जो कार्य का सूत्र होता है या ऊर्जा का सूत्र होता है वो -GMM/r होता है। ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, बटे में m हो गया। अब यहाँ से काटेंगे तो -GM/r। इसका जो मात्रक है यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ कार्य का मात्रक जूल है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो जूल प्रति किलोग्राम। इस तरह से इसका मान हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता होती है, चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह है, इसमें भारहीनता क्यों नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, चूँकि चंद्रमा का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है इसलिए इस पर बल की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, जबकि चंद्रमा की तुलना में कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान छोटा होता है और इसलिए वस्तु और कृत्रिम उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के मान को उपेक्षित किया जा सकता है। इसलिए वस्तु उपग्रह के अंदर भारहीनता का अनुभव करती है। तो फिर से समझ लेते हैं, एक चंद्रमा है
इसमें भारहीनता नहीं होती, जबकि ये भी उपग्रह है और एक उपग्रह इसमें भारहीनता होती है, क्योंकि उपग्रह की तुलना में चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा होता है, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता है, इसलिए भारहीनता यहाँ पर शून्य नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 19। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि किसी पिंड का वेग प्रकाश के वेग के बराबर किया जा सकता है। तो आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है m बराबर m0 √1 - v²/c²। तो यदि किसी पिंड का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर v² है, उसकी जगह पर हम क्या लिख दिए हैं, c²। तो ये c² कट के 1 हो जाएगा, 1 से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 को रूट से भी निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अनंत। और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अनंत हो जाए ये संभव नहीं है, इसलिए किसी भी पिंड का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो ही नहीं सकता। अब चलिए इसमें 20वां प्रश्न देखते हैं। किसी ग्रह का व्यास एवं द्रव्यमान पृथ्वी की संगत राशियों का 3 गुना है, इस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है G बराबर gm/r² होता है। अब अन्य ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण हमको निकालना है, तो जो द्रव्यमान है वो 3 गुना है, तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए हैं, 3m लिख दिए हैं, और जो त्रिज्या है वो भी 3 गुना है। देख लीजिए यहाँ पर व्यास त्रिज्या है और इसकी संगत राशियों का 3 गुना है, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 1 3 कट जाएगा तो 1/3g हो जाएगा। तो यहाँ से 2 अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं। 3 अंक के प्रश्नों के लिए आप इसमें से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।